हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं पी ब्लॉक के लेक्चर नंबर 15 की। 14 लेक्चर्स इस चैप्टर के मैं आपको पूरे करवा चुका हूं और जो पिछला लेक्चर हमारा था उसमें हमने वर्ग नंबर 17 में हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्थाओं तक स्टडी कर लिया था। आज इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हैलोजन की भौतिक अवस्था, हैलोजनों की भौतिक अवस्था। तो देखिएगा बच्चों, नॉर्मल सी जानकारी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है और उसका कारण भी आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, यदि हम हैलोजनों की भौतिक अवस्था की बात करें तो फ्लोरीन और क्लोरीन गैस होती है। क्या होती है? गैस। यदि हम बात करें ब्रोमीन की तो ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। और यदि हम बात करें आयोडीन की तो आयोडीन जो होता है वो ठोस होता है। तो बताइएगा, फ्लोरीन एवं क्लोरीन क्या होती है? गैस होती है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है और जो आयोडीन होता है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब इसका कारण क्या है वो देखिएगा। कारण क्या है? यदि हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की तो इनके अणुभार का क्रम क्या होगा, इनके आणविक द्रव्यमान का क्रम क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा अणुभार आयोडीन का होता है, उससे कम अणुभार ब्रोमीन का होता है, उससे कम अणुभार क्लोरीन का होता है और सबसे कम अणुभार किसका होता है? फ्लोरीन का। तो सबसे पहले इसका कारण जानने के लिए इनके अणुभार का क्रम आपको पता होना चाहिए। सबसे कम अणुभार फ्लोरीन का, उससे ज़्यादा अणुभार क्लोरीन का, उससे ज़्यादा अणुभार ब्रोमीन का और उससे ज़्यादा अणुभार आयोडीन का होता है। अणुभार बढ़ने पर, याद रखना है, अणुभार बढ़ने पर अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, वांडर वाल आकर्षण बल जो होता है, उसमें वृद्धि होती है। अणुभार बढ़ने पर अंतरा आणविक आकर्षण बल बढ़ता है, यानी अणुओं के मध्य आकर्षण बल बढ़ता है। और जब अणुओं के मध्य आकर्षण बल बढ़ेगा तो बताओ अणु कहाँ आएंगे? पास आएंगे। जब अणुओं के मध्य आकर्षण बल बढ़ेगा तो अणुओं के मध्य की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब दूरी कम होगी तो गैस से द्रव अवस्था आएगी और द्रव अवस्था से ठोस अवस्था आ जाएगी। जैसे मैं बात करता हूँ सबसे पहले फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का अणुभार सबसे कम है। इसका मतलब फ्लोरीन के अणुओं के मध्य आकर्षण बल सबसे कम होगा तो फ्लोरीन के अणु दूर दूर रहेंगे। क्या रहेंगे? दूर दूर। इसी प्रकार से क्लोरीन के अणु भी क्या रहते हैं? दूर दूर रहते हैं, क्योंकि क्लोरीन का अणुभार भी इतना नहीं होता कि क्लोरीन कौन सी अवस्था में आ जाए? द्रव अवस्था में। तो फ्लोरीन के अणु सबसे ज़्यादा दूर दूर रहेंगे, क्लोरीन के अणु थोड़े पास आएंगे, लेकिन ये भी कौन सी अवस्था में होगी? गैस अवस्था में। ब्रोमीन की यदि हम बात करें तो ब्रोमीन का अणुभार इतना ज़्यादा पर्याप्त हो जाता है कि ब्रोमीन कौन सी अवस्था में आ जाता है? द्रव अवस्था में। अर्थात ब्रोमीन के जो अणु होते हैं वो पास आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या है? ज़्यादा। इतने भी पास नहीं आते कि ठोस अवस्था आ जाए, इतने पास आते हैं कि वो कौन सी अवस्था में रहे? द्रव अवस्था में। और आयोडीन की बात करें तो आयोडीन के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आयोडीन के अणु एकदम पास आ जाते हैं। इसका मतलब ये कौन सी अवस्था होगी बच्चों? ठोस अवस्था। ये कौन सी अवस्था होगी? द्रव। ये गैस और ये भी गैस। तो आपको कारण समझ में आ गया होगा। कारण क्या है कि अणुभार जितना ज़्यादा होगा, अणुओं के मध्य लगने वाला जो वांडर वाल आकर्षण बल होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। और वांडर वाल आकर्षण बल जितना अधिक होता है, अणु उतने ही पास आएंगे। और जब अणु पास आते हैं तो गैस से कौन सी अवस्था आती है? द्रव। और द्रव से कौन सी अवस्था आती है? ठोस। क्योंकि ठोस में जो अणु होते हैं वो एकदम पास में होते हैं, द्रव में थोड़े दूर और गैस में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? दूर होते हैं। भौतिक अवस्था के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हैलोजनों का रंग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा।
हैलोजनों के रंग में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि सभी हैलोजन रंगीन होते हैं। सभी हैलोजन क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। सभी हैलोजन क्या होते हैं, रंगीन। जैसे फ्लोरीन पीले रंग की गैस होती है, यानी फ्लोरीन का रंग कैसा होता है बच्चों, पीला होता है। यदि हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन हरा पीला होता है। ब्रोमीन हरा पीला। ब्रोमीन जो होता है वो लाल रंग का द्रव होता है। कैसे रंग का द्रव होता है, लाल रंग का द्रव होता है। और आयोडीन जो होता है वो बैंगनी होता है। कैसा होता है बच्चों, बैंगनी। तो आप देख पा रहे हैं सभी हैलोजन क्या होते हैं, रंगीन। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि सभी हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं। आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं, इसका कारण आपसे पूछा जाता है। इसका क्या पूछा जाता है आपसे, कारण। तो कारण क्या है, देखिएगा, हैलोजनों में उपस्थित, हैलोजनों में उपस्थित निम्न ऊर्जा स्तर का इलेक्ट्रॉन, हैलोजनों में उपस्थित निम्न ऊर्जा स्तर का इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र से विकिरण ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। इसी कारण से हैलोजन क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। ये कारण आपके थोड़ा कम समझ में आएगा, उच्च कक्षाओं में आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आपको इसको याद रख लेना है कि हैलोजनों में क्या होता है, जो निम्न ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है, निम्न ऊर्जा स्तर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दृश्य क्षेत्र से, कौन से क्षेत्र से, दृश्य क्षेत्र से विकिरण ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। इसी कारण से हैलोजन क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। वापस से सुन लीजिएगा, हमारा टॉपिक क्या है, हैलोजनों का रंग। सभी हैलोजन क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। फ्लोरीन कैसे रंग का होता है, पीला। क्लोरीन हरा पीला। ब्रोमीन लाल। और आयोडीन बैंगनी रंग का। कारण क्या है, हैलोजनों में उपस्थित निम्न ऊर्जा स्तर का इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र से विकिरण ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। ये जो कारण है आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसको डिटेल में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ोगे, उस बात को यहाँ पे पढ़ाना थोड़ा मुश्किल कार्य है। इसका जो प्रॉपर मतलब है वो आप उच्च कक्षाओं में पढ़ोगे। हालांकि इसकी थोड़ी बहुत जानकारी आपको चैप्टर नंबर 9 में उपलब्ध करवा दी जाएगी। चैप्टर नंबर 9 में आपको जब संकुल यौगिक पढ़ाए जाएंगे वहाँ पर इससे संबंधित कुछ बातें मैं वहाँ पे आपके साथ करूँगा। फिलहाल आपको ये कारण क्या करना है, याद करना है, ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हैलोजनों की ऑक्सीकारक प्रकृति। हैलोजन जो होते हैं वो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक। हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं। देखिएगा, क्लास 11 में आपने पढ़ा कि ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं, ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले पदार्थ, क्या कहलाते हैं बच्चों, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यदि हम बात करें हैलोजनों की, तो हैलोजन जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा उच्च होती है। हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा उच्च होती है। क्यों होती है, क्योंकि एक तो इनकी विद्युत ऋणता क्या होती है, उच्च। विद्युत ऋणता क्या होती है, उच्च होती है। और इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या होती है, उच्च होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी
उच्च विद्युत ऋणता एवं उच्च इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के कारण से इनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण से ये प्रबल ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करते हैं। वापस से सुन लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आंसर आपको क्या लिखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं, तो आपको आंसर देना है कि हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं क्योंकि इनकी विद्युत ऋणता उच्च होती है और इलेक्ट्रॉन बंधुता भी इनकी क्या होती है, उच्च होती है। उच्च विद्युत ऋणता एवं उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता के कारण इनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अत्यधिक होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं बच्चों, ऑक्सीकारक। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से ये क्या होंगे, प्रबल ऑक्सीकारक होंगे। तो याद रखिएगा, हैलोजन क्या होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक। एक तो इनकी विद्युत ऋणता उच्च होती है, दूसरा इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी क्या होती है, उच्च होती है। ऑक्सीकारक प्रकृति के बाद जो अगला टॉपिक है वो है बंध ऊर्जा का क्रम। देखिएगा, हम बात करते हैं बंध ऊर्जा के क्रम की। तो सबसे पहले हम फ्लोरीन लिख लेते हैं। तो फ्लोरीन का आकार अपने वर्ग में सबसे छोटा होता है। तो फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि फ्लोरीन का आकार क्या है, सबसे छोटा। तो फ्लोरीन के बीच में जो बंध है उसकी लंबाई क्या होगी, सबसे कम होगी। फ्लोरीन से बड़ा आकार किसका है बच्चों, क्लोरीन का। तो बताओ, क्लोरीन के बीच का जो बंध होगा उसकी बंध लंबाई इस बंध लंबाई से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ब्रोमीन का आकार क्लोरीन से बड़ा होता है, इसलिए ब्रोमीन के बीच की बंध लंबाई और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बंध लंबाई किसकी होगी, आयोडीन बॉन्ड की। आयोडीन के बीच में जो बंध है उसकी बंध लंबाई क्या होगी, सबसे ज़्यादा, क्योंकि आयोडीन का आकार क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। अब देखिएगा, हम जानते हैं क्लास 11 में हमने पढ़ा कि बंध लंबाई बढ़ने पर बंध ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है। बंध जितना ज़्यादा लंबा होगा वो बंध उतनी ही आसानी से टूट जाएगा। बंध जितना ज़्यादा लंबा होता है वो बंध उतनी आसानी से टूट जाता है। लंबाई बढ़ने पर बंध आसानी से टूटता है, अर्थात बंध को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसे हम क्या कहते हैं, बंध ऊर्जा कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि बंध ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी। तो बंध लंबाई जितनी ज़्यादा होती है बंध ऊर्जा उतनी ही क्या होती है, कम। अर्थात हम कह सकते हैं कि बंध ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, बंध लंबाई के। इसका मतलब इस आधार पे देखें तो सबसे ज़्यादा बंध ऊर्जा किसकी होनी चाहिए, जिसका बंध सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा बंध किसका है, FF का। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बंध ऊर्जा होनी चाहिए F2 की, उससे कम बंध ऊर्जा होनी चाहिए Cl2 की, उससे कम बंध ऊर्जा होनी चाहिए Br2 की, और सबसे कम बंध ऊर्जा होनी चाहिए आयोडीन की, यानी I2 की, ठीक है। ये बंध ऊर्जा का क्रम होना चाहिए, लेकिन ये बंध ऊर्जा का क्रम होता नहीं है, इसीलिए ये प्रश्न कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यदि हम बात करें बंध ऊर्जा का क्रम क्या होगा, कायदे से ये होना चाहिए। एक्चुअल में होता क्या है कि फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में बंध है, ये सबसे छोटा है, लेकिन फ्लोरीन के ऊपर क्या उपस्थित है, लोन पेयर। कितने लोन पेयर है बच्चों इसके ऊपर, 3 लोन पेयर है। यहाँ पर भी कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है, 7 में से एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया तो कितने बच गए, 6 का मतलब 3 लोन पेयर, और यहाँ पर भी 6 बचेंगे। इसका मतलब यहाँ पर भी कितने लोन पेयर होंगे, 3। देखो, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और तीसरा लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉनों का वह युग्म जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता। इसी प्रकार क्लोरीन के ऊपर भी 3 लोन पेयर होंगी, यहाँ पर भी कितने लोन पेयर होंगे, 3 होंगे, और यहाँ पर भी 3, ठीक है, और यहाँ पर भी 3 लोन पेयर होंगे। अब देखिएगा, ये लोन पेयर है और ये भी क्या है, लोन पेयर। बंध क्या है, सबसे छोटा है। छोटा बंध होने के कारण क्या होता है, इस लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है। बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रतिकर्षण। लोन पेयर और लोन पेयर पास पास में आ गए ना भाई, बंध छोटा है तो लोन पेयर पास पास आ जाएंगे। जब लोन पेयर पास पास आ जाएंगे तो उनमें क्या होगा बच्चों, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण की वजह से ये जो बॉन्ड है ना,
आसानी से टूट जाता है, आसानी से टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि लोन पेयर के बीच में क्या लगता है? प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण के कारण ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। किसकी तुलना में? Cl2 और Br2 की तुलना में, Cl2 और Br2 की तुलना में। तो बॉन्ड एनर्जी या बंध ऊर्जा का जो क्रम होता है वो ये जो F2 है ना, वो यहाँ से हट जाता है और कहाँ आ जाता है? यहाँ। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बंध ऊर्जा किसकी होती है? Cl2 की, उससे कम Br2 की, उससे कम F2 की और उससे कम I2 की। यानी फ्लोरीन की जो बंध ऊर्जा है वो क्लोरीन और ब्रोमीन की तुलना में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा होने के कारण से, फ्लोरीन का आकार छोटा होने के कारण से लोन पेयर के मध्य बहुत ज़्यादा क्या लगता है? प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण की वजह से बंध क्या हो जाता है? टूट जाता है। हालांकि बंध लंबाई सबसे कम है, बंध लंबाई सबसे कम है, फिर भी बंध आसानी से टूट रहा है। क्यों टूट रहा है? किसकी तुलना में आसानी से टूट रहा है? ध्यान रखिएगा, क्लोरीन और ब्रोमीन की तुलना में। क्यों टूट रहा है? क्योंकि लोन पेयर पास आ गए, और जब पास आएंगे तो बताओ आएंगे तो लोन पेयर के मध्य क्या लगेगा? प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण की वजह से ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। किसकी तुलना में? क्लोरीन और ब्रोमीन की तुलना में। इसका मतलब फ्लोरीन की जो बंध ऊर्जा है वो क्लोरीन और ब्रोमीन से कम हो जाएगी, अर्थात बंध ऊर्जा का क्रम क्या होगा? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। ठीक है, तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लोरीन की बंध ऊर्जा क्लोरीन की तुलना में या ब्रोमीन की तुलना में कम क्यों होती है? तो आप कहोगे फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, जिस कारण से लोन पेयर के मध्य प्रतिकर्षण अत्यधिक प्रभावी होता है, और इस प्रभावी प्रतिकर्षण के कारण से बंध लंबाई कम होते हुए भी बंध आसानी से टूट जाता है, और बंध ऊर्जा क्लोरीन और ब्रोमीन से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये आपको मैंने क्या बताया? बंध ऊर्जा का क्रम। बंध ऊर्जा के क्रम के बाद जो अगला टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाशीलता। हैलोजनों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता, जैसा कि हमने वर्ग 15 में भी रासायनिक अभिक्रियाशीलता पढ़ी थी, वर्ग 16 में भी रासायनिक अभिक्रियाशीलता पढ़ी थी, उसी प्रकार से वर्ग 17 में भी हमें क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रियाशीलता। तो सबसे पहली जो रासायनिक अभिक्रियाशीलता है वो है हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके HX प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, जिन्हें हाइड्रोजन हैलाइड कहा जाता है। किस प्रकार के? HX प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन हैलाइड। वर्ग 17 के तत्व जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं तो HX प्रकार के हैलाइड बनते हैं, जिन्हें हाइड्रोजन हैलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? हाइड्रोजन हैलाइड, जहाँ पे X क्या है? हैलोजन है। X की जगह यदि आप फ्लोरीन को रखोगे तो HF बन जाएगा। X की जगह यदि आप क्लोरीन को रखोगे तो HCl बन जाएगा। X की जगह यदि आप ब्रोमीन को रखोगे तो HBr बन जाएगा, और X की जगह यदि आप आयोडीन को रखोगे तो HI बन जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा होता है, इस कारण से H और F के बीच में जो बंध होगा उसकी बंध लंबाई क्या होगी? कम होगी। थोड़ा इधर बना देता हूँ। ठीक है, क्लोरीन का आकार फ्लोरीन से बड़ा होता है, इसलिए HCl में H और Cl के बीच की जो बंध लंबाई होगी वो HF की तुलना में ज़्यादा होगी। HBr में ब्रोमीन का आकार और बड़ा है तो बंध लंबाई थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी, और सबसे ज़्यादा बंध लंबाई किसकी होगी? HI बॉन्ड की। ठीक है, तो HX प्रकार के हैलाइड बनते हैं, HF, HCl, HBr और HI। इसे कहा जाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसे कहा जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसे कहा जाता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और इसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन आयोडाइड। अब बात करते हैं काम की बात क्या है कि यहाँ से एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको 3 क्रम ध्यान रखने हैं। पहला क्रम है अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम। अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम, मैंने आपको बताया था कि वे पदार्थ जो H+ आयन का दान करते हैं क्या होते हैं? H+ आयन का त्याग करते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। H+ आयन का त्याग करने वाले पदार्थ अम्ल होते हैं। जो पदार्थ H+ आयन का जितनी आसानी से
त्याग करेगा, जितनी तीव्रता से त्याग करेगा वो उतना ही क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। तो यहाँ पे हमें अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम चेक करना है। तो मुझे एक बात बताइएगा कि इनमें से कौन सा बंध सबसे आसानी से टूटेगा। देखिएगा यहाँ पर बंध लंबाई सबसे कम है, उससे ज़्यादा बंध लंबाई यहाँ पर है, उससे ज़्यादा बंध लंबाई यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा बंध लंबाई कहाँ है, यहाँ पे। मैंने आपको अभी बताया था कि बंध ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, बंध लंबाई की। जिस बंध की बंध लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उसकी बंध ऊर्जा उतनी ही क्या होगी, कम, अर्थात बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो बताओ बंध लंबाई सबसे ज़्यादा किसकी है, इसकी है। बंध लंबाई सबसे ज़्यादा इसकी है, बंध लंबाई सबसे ज़्यादा HI बॉन्ड की है। और बंध लंबाई यदि ज़्यादा है तो बंध ऊर्जा क्या होगी बच्चों, कम होगी। बंध ऊर्जा बच्चों क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और इसकी बंध लंबाई क्या है, सबसे कम। तो बताओ इसकी बंध ऊर्जा सबसे क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसकी बंध लंबाई सबसे कम है तो इसकी बंध ऊर्जा क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। और इसकी बंध लंबाई सबसे ज़्यादा है तो इसकी बंध ऊर्जा क्या होगी, सबसे कम होगी। तो बंध ऊर्जा सबसे कम है, इसका मतलब ये बंध आसानी से टूट जाएगा। और आसानी से टूटेगा तो बताओ H+ आयन का त्याग भी क्या करेगा, आसानी से करेगा। और आसानी से H+ आयन का त्याग करेगा तो बताओ सबसे क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। अब बात आती है कि सर अभी आपने जब हमें बंध ऊर्जा का क्रम हैलोजनों का बताया था तब आपने इस क्रम को चेंज किया। फ्लोरीन को आप कहाँ लेके आ गए थे, यहाँ पे लेके आ गए थे। तो क्या HF को यहाँ नहीं लेके आओगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो फ्लोरीन है ना F2, उसमें दोनों परमाणुओं पर लोन पेयर है, दोनों परमाणुओं पर लोन पेयर है, दोनों परमाणुओं पर लोन पेयर है। इस पर भी लोन पेयर और इस पर भी लोन पेयर है। लोन पेयर दोनों पे होगा तो प्रतिकर्षण लगेगा। यहाँ पर फ्लोरीन पे तो लोन पेयर है, हाइड्रोजन पे लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे लोन पेयर वाला प्रतिकर्षण नहीं लगेगा। इसलिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पर अप्लाई करना है। तो मुझे एक बात बताइए, बंध ऊर्जा इसकी सबसे ज्यादा है और इसकी बंध ऊर्जा क्या है, सबसे कम है। तो ये बंध आसानी से टूटेगा, और ये बंध आसानी से टूटेगा तो H+ आयन का त्याग भी क्या होगा, आसानी से। और H+ आयन का त्याग अगर आसानी से होगा तो सबसे प्रबल अम्ल HI होगा और सबसे दुर्बल अम्ल क्या होगा, HF। तो बताओ अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम क्या हो जाएगा, HF सबसे दुर्बल, उससे प्रबल HCl, उससे प्रबल HBr और सबसे प्रबल अम्ल कौन होगा, HI। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि HI की अम्लीय प्रवृत्ति HBr या HCl या HF से ज़्यादा होती है, या फिर HI और HF में प्रबल अम्ल कौन है और क्यों। तो यहाँ पर अम्लीय प्रवृत्ति को हमें बंध लंबाई से देखना है। किससे देखना है, बंध लंबाई से, या फिर बंध ऊर्जा से देखना है। HI में HI बॉन्ड की बंध लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, HI बंध की बंध लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। बंध लंबाई जितनी ज़्यादा होती है बंध ऊर्जा उतनी ही कम होती है। बंध ऊर्जा इसकी कम होने के कारण ये बंध आसानी से टूट जाता है, और जब बंध आसानी से टूटेगा तो H+ आयन का त्याग भी क्या होगा, आसानी से, जिस कारण से ये क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। HF की बात करें तो बंध लंबाई सबसे कम है। क्यों है बंध लंबाई सबसे कम, क्योंकि फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा है, आयोडीन का आकार सबसे बड़ा होता है। तो बताओ बंध लंबाई सबसे कम होगी, बंध लंबाई कम होगी तो बंध ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी, और बंध ऊर्जा ज़्यादा होने का मतलब है इस बंध को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसका मतलब बंध आसानी से नहीं टूटेगा, H+ आयन का त्याग आसानी से नहीं होगा। तो HF सबसे दुर्बल अम्ल है और HI सबसे प्रबल अम्ल है। तो ये तो हो गया अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम। उसके बाद में जो दूसरा क्रम है वो है अपचयक प्रवृत्ति का क्रम। अपचयक प्रवृत्ति का क्रम, यदि हम अपचयक प्रवृत्ति का क्रम की बात करें तो अपचयक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो हाइड्रोजन का क्या करते हैं, त्याग। तो बताओ सबसे तीव्र गति से हाइड्रोजन कौन त्यागेगा, HI त्यागेगा। क्यों, क्योंकि बंध लंबाई क्या है, सबसे ज़्यादा, बंध ऊर्जा क्या है, सबसे कम। तो यहाँ पर अपचयक प्रवृत्ति का क्रम भी यही होगा। सबसे प्रबल अपचयक HI होता है, क्योंकि HI बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, HI बंध की बंध लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, बंध ऊर्जा सबसे कम होती है। बंध ऊर्जा कम होने के कारण बंध आसानी से टूट जाता है, और आसानी से टूटने के कारण हाइड्रोजन का त्याग क्या करता है, आसानी से। देखिएगा ये पदार्थ जो है HI वो H+ भी आसानी से त्यागता है और H भी आसानी से त्यागता है। H त्यागता है तब तो अपचयक, और H+ त्यागता है तब क्या होता है,
अम्लीय प्रवृत्ति का। तो बताओ अपचायक प्रवृत्ति का क्रम और अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम एक जैसा होगा और दोनों के कारण भी क्या होंगे, सेम होंगे। इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है, तीसरा क्रम जो है हमारा, वो है क्वथनांक का क्रम। क्वथनांक का क्रम। देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। अणुभार बढ़ने पर क्या बढ़ता है, क्वथनांक, अर्थात क्वथनांक समानुपाती किसके होता है, अणुभार के। अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक क्यों बढ़ता है, क्योंकि अणुभार बढ़ने पर वान डेर वाल आकर्षण बल में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पे देखें तो क्वथनांक का क्रम ये होना चाहिए। सबसे कम क्वथनांक HF का होना चाहिए और सबसे ज़्यादा क्वथनांक HI का होना चाहिए। क्यों, क्योंकि HI का अणुभार सबसे ज़्यादा है और HF का अणुभार सबसे कम है। लेकिन साथ में मैंने आपको एक बात और बताई थी कि यदि अणुओं के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित हो तो अब हम अणुभार को नहीं देखते। तो देखो, यदि हम HI की बात करें तो इसमें अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन HF में क्या उपस्थित होते हैं, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, क्योंकि इसमें फ्लोरीन है। क्या है, फ्लोरीन। क्लास 11 में आपको पढ़ाया जाता है कि फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ जुड़े हो तो वो हाइड्रोजन बंध का क्या करते हैं, निर्माण। तो फ्लोरीन, इसमें भी फ्लोरीन, तो HF के अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। और इस अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध की वजह से HF का जो क्वथनांक होता है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो क्वथनांक का क्रम क्या हो गया, HF का सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध है। और शेष का क्वथनांक हम किसके आधार पर निकालेंगे, अणुभार के आधार पे। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HF का क्वथनांक HI से ज़्यादा होता है, कारण बताओ। तो आपका कारण होगा क्योंकि HF के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं, जबकि HI के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होते। इसके बाद में दूसरी रासायनिक अभिक्रियाशीलता है ऑक्सीजन के साथ। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता। ठीक है, देखिएगा, वर्ग 17 के तत्व डाई ऑक्सीजन या ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। अब यहाँ पर कोई कॉमन फॉर्मूला ऑक्साइडों का नहीं है, इसलिए आपको ऑक्साइडों के फॉर्मूलाज याद करने होंगे और उनमें से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको बेसिकली ध्यान रखना होगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको। तो देखिएगा, कौन कौन से ऑक्साइड बनते हैं। फ्लोरीन जो होता है वो दो प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, OF2 और O2F2। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में नहीं आता। फ्लोरीन दो प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, OF2 और O2F2, याद कर लेने चाहिए। बाकी बोर्ड एग्जाम में यहाँ से अभी तक तो कोई क्वेश्चन पूछा गया नहीं है। क्लोरीन की यदि हम बात करें तो क्लोरीन कौन कौन से ऑक्साइड बनाता है, देखिएगा, एक तो बनाता है ClO2। क्या बनाता है, ClO2। एक बनाता है Cl2O। क्या बनाता है, Cl2O। एक बनाता है Cl2O6। क्या बनाता है, Cl2O6। एक बनाता है Cl2O7। 4 प्रकार के ऑक्साइड क्लोरीन बनाता है, किसके साथ क्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके। एक Cl2O, एक Cl2O, एक Cl2O6 और एक Cl2O7। अब इनमें से देखो, जो Cl2O है ना, इसके उपयोग आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। Cl2O के आपसे उपयोग परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके 3 उपयोग हैं Cl2O के। पहला उपयोग है भुक्तशेषी नाभिकीय ईंधन से प्लूटोनियम धातु को पृथक करने में। भुक्तशेषी का मतलब होता है कचरा। भुक्तशेषी का मतलब होता है कचरा। जो नाभिकीय ईंधन का कचरा होता है
वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण धातु होती है, महंगी धातु होती है, जिसका नाम होता है प्लूटोनियम। उस प्लूटोनियम धातु को अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ClO2 का। ये आपकी बुक में दे रखा है उपयोग। भुक्त शेषी का मतलब कचरा, नाभिकीय ईंधन के कचरे से प्लूटोनियम धातु को पृथक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ClO2 का। दूसरा उपयोग है पीने के पानी को शुद्ध करने में। पीने के पानी को शुद्ध करने में, पीने के पानी को शुद्ध करने में ClO2 का उपयोग किया जाता है। और तीसरा इसका उपयोग है कागज की लुगदी व वस्त्रों के विरंजन में। विरंजन का मतलब होता है रंग उड़ाना, तो कागज की लुगदी और वस्त्रों के विरंजन में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर फ्लोरीन के 2 ऑक्साइड है, OF2, O2F2, जहाँ से कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। क्लोरीन के ये 4 ऑक्साइड मैंने आपको बताए, इनमें से ClO2 के उपयोग आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उपयोग आपको अच्छे से याद रखने हैं। यदि हम बात करें ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन के जो ऑक्साइड बनते हैं वो बनते हैं BrO2, Br2O और BrO3। ठीक है, यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। PDF में आपको ये सारी बातें लिखी हुई मिल जाएंगी। यदि हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन की जो ऑक्साइड है वो है I2O3, दूसरा ऑक्साइड है I2O5 और तीसरा ऑक्साइड है I2O7, जिसमें से I2O5 इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। I2O5 का उपयोग कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के आकलन में किया जाता है। मान लीजिएगा कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन रही है, उसकी कितनी मात्रा बनी उसको मापने के लिए I2O5 का उपयोग किया जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के आकलन में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो उसका आंसर होगा I2O5। तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं केवल, एक तो ClO2 के उपयोग, एक आयोडीन के उपयोग, I2O5 के उपयोग। किसके उपयोग? I2O5 के। 2 इंपॉर्टेंट बातें हुई, एक तो ClO2 के उपयोग और एक आयोडीन के ऑक्साइड I2O5 के उपयोग। तो 2 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। कितने क्वेश्चंस बनते हैं? 2। ClO2 के कितने उपयोग है बच्चों? 3 उपयोग है। ऑक्सीजन के साथ क्रियाशीलता के बाद अगली जो क्रियाशीलता है वो है धातु के साथ क्रियाशीलता। वर्ग 17 के तत्व धातु के साथ क्रिया करके धातु हैलाइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? धातु हैलाइड का। जैसे मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन से क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। सोडियम प्लस क्लोरीन से क्या बनता है बच्चों? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो धातु के साथ जब हैलोजन क्रिया करती है तो किसका निर्माण होता है? धातु हैलाइड का। यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? देखिएगा, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाला धातु हैलाइड, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाला धातु हैलाइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले धातु हैलाइड की तुलना में अधिक सहसंयोजी होता है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाला धातु हैलाइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले धातु हैलाइड की तुलना में अधिक सहसंयोजी होता है। जैसे PbCl4 और PbCl2 की यदि बात करें तो PbCl4 में Pb का ऑक्सीकरण कितना है बच्चों? +4। PbCl2 में कितना है? +2। तो PbCl4 PbCl2 की तुलना में ज़्यादा सहसंयोजी होता है। जैसे हम बात करें SnCl4, टिन का हैलाइड है, ये लेड का हैलाइड था, ये किसका हैलाइड है? टिन का। एक टिन का हैलाइड होता है SnCl2। तो SnCl4 की सहसंयोजक प्रवृत्ति SnCl2 की तुलना में क्या होगी? ज़्यादा, क्योंकि SnCl4 में ऑक्सीकरण संख्या कितनी है Sn की? +4। इसमें कितनी है? +2। तो इसकी सहसंयोजक प्रवृत्ति क्या होगी? ज़्यादा। इसको कहते हैं प्लम्बिक क्लोराइड, इसको कहते हैं प्लम्बस क्लोराइड, इसको कहते हैं स्टेनिक क्लोराइड, इसको कहते हैं स्टेनस क्लोराइड। तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाला धातु हैलाइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले धातु हैलाइड की तुलना में क्या होता है? अधिक सहसंयोजी। इसका कारण आपसे पूछा जाता है
क्या कारण पूछा जाता, किसका कारण पूछा जाता है कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाला धातु हैलाइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले धातु हैलाइड की तुलना में अधिक सहसंयोजी क्यों होता है। तो इसका कारण मैं आपको वर्ग नंबर 15 में बता चुका हूं और क्लास 11 में आप इसको डिटेल में पढ़ के आते हैं। मैंने आपको बताया था कि फजान के नियमानुसार केंद्रीय परमाणु पर या केंद्रीय धातु पर जितना ज़्यादा आवेश होता है, केंद्रीय परमाणु पर जितना ज़्यादा आवेश होता है उसमें सहसंयोजी गुण उतने ही क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जो रीजन लगेगा वो कौन से नियम से हम समझाएंगे, फजान के नियम से। फजान का नियम क्या कहता है कि केंद्रीय परमाणु पर जितना ज़्यादा आवेश होता है उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी क्या होती है, ज़्यादा, और ध्रुवण क्षमता ज़्यादा होने पर वो ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अभ्र को उतना ही ज़्यादा क्या करता है, विकृत करता है, जिस कारण से सहसंयोजी गुणों में क्या होती है, वृद्धि। तो आप इसका कारण बताएंगे कि PbCl4 में Pb पे +4 आवेश है और PbCl2 में Pb पर +2 आवेश है, जिस कारण से PbCl4 में Pb की ध्रुवण क्षमता ज़्यादा है और इसमें Pb की ध्रुवण क्षमता क्या है, कम, और ध्रुवण क्षमता ज़्यादा होने पर फजान के नियमानुसार सहसंयोजी गुणों में क्या होती है, सहसंयोजी गुण क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो बताओ PbCl4 PbCl2 से SnCl4 SnCl2 से क्या होता है, ज़्यादा सहसंयोजी होता है। तो ये हमने बात कर ली किसके साथ, अभिक्रियाशीलता की, धातु के साथ क्रियाशीलता की। आप PDF को पढ़िएगा, उसमें यदि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो धातु के साथ अभिक्रियाशीलता हमने डिस्कस कर ली। आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम जो अगला वीडियो लेक्चर लेके आएंगे उसके अंदर आपको अगली जो अभिक्रियाशीलता है हैलोजन की, हैलोजन के साथ अभिक्रियाशीलता, जिसमें अंतरा हैलोजन यौगिक बनते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कल की क्लास का। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे हैलोजन की, हैलोजन के साथ अभिक्रियाशीलता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।